हेलो विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण। स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में अब तक 6 लक्षणों के बारे में बता चुके हैं। हमने शुरुआत से बताया था परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, हमने दूसरा गुणधर्म लिया था आयनन विभव, हमने तीसरा गुणधर्म लिया था धात्विक प्रकृति, चौथा ऑक्सीकरण अवस्थाएं, पांचवा उत्प्रेरकी गुण, छठा चुंबकीय गुण। स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए एक अच्छा सा सिंपल सा टॉपिक लेके आ रहे हैं और उसका नाम है रंग, कलर। विद्यार्थियों, जब भी ये नाम आता है और इसमें दो ही बातें आती है कि ये आयन रंगीन होगा या रंगहीन होगा, ये आयन कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी आयन के रंगीन होने के लिए उसके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। लेकिन यदि कोई रंगहीन है, कलरलेस है, तो उसके बाह्यतम कोश में अक्रिय गैस विन्यास हो सकता है। या तो उसके बाह्यतम कोश में अक्रिय गैस विन्यास हो या उसके बाह्यतम कोश में छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो। छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो। अगर ऐसा विन्यास होता है बच्चों, तो उनके कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए आप उनके आयनों को क्या बताएंगे? रंगहीन बताएंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों के रूप में मिलता है, तो उसमें डी संक्रमण होने के कारण भी वो रंगीन बन जाता है। डी संक्रमण। स्टूडेंट्स, डी संक्रमण के बारे में बेसिकली तो हम अगले चैप्टर संकुल यौगिक में बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि टाइटेनियम H2 का होल 6 3+, ये एक अष्टफलकीय संकुल यौगिक है। प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि मैंने कहा अष्टफलकीय, तो बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने अष्टफलकीय क्यों बोला, कैसे बोला? तो बच्चों, जब धातु से 6 लिगेंड जुड़ते हैं तो उसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। फिर जैसे मैंने बोला लिगेंड किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि धातु से जुड़ने वाले जो भी उदासीन या ऋणावेशित समूह होते हैं, जो उपसय संयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो उनको हम लिगेंड कहते हैं। बच्चे के मन में फिर क्वेश्चन आया कि उपसय संयोजक बंध किसे कहते हैं। इसलिए क्या हम जब भी बात पढ़ते हैं ना संकुल यौगिकों की, तो उस चैप्टर को 1 मिनट में नहीं समझा सकते। उसके लिए हमको बच्चों पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी, पूरी एक बात समझनी पड़ेगी, तब जाके हम उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये टाइटेनियम देखिए यहाँ पर 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है। ये उदासीन लिगेंड होता है, इसलिए इसका कोई आवेश नहीं होता। तो मैंने कहा यहाँ टाइटेनियम 3+ अवस्था में है। ठीक, अब टाइटेनियम का जेड कितना होता है? 22। स्कैंडियम के जस्ट बाद में आता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 3d2 4s2। अब स्टूडेंट्स, ये तो आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेकिन अगर किसी के 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये इसकी आयनिक या उत्तेजित अवस्था होती है स्टूडेंट्स। तो इस आयनिक या उत्तेजित अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s से 2 और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा।
तो विन्यास क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, ऑर्गन 3D1 ये होगा। अब स्टूडेंट किसी भी संक्रमण धातु के चारों ओर 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, तो जो डी कक्षक होते हैं, कुल कितने कक्षक होते हैं डी कक्षक? 5 कक्षक होते हैं। तो ये पांचों डी कक्षक ऊर्जा के आधार पर 2 डी कक्षकों में बढ़ जाते हैं, जिनको हम T2G व EG कक्षक कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस संकुल के लिए डायग्राम बनाता हूं, तो स्टूडेंट्स इसका आप डायग्राम देखिएगा। डायग्राम यहाँ आप साइड में देख सकते हैं। ये डी कक्षक थे, ये 5 डी कक्षक थे, ठीक है बच्चों। ये टाइटेनियम के 5 डी कक्षक थे Ti3+ में, लेकिन इनके संपर्क में जैसे ही लिगेंड आए, 6 लिगेंड आए, तो बच्चों ये ऊर्जा के आधार पर निम्न ऊर्जा वाले कक्षक को हम T2G कक्षक कहेंगे। ये T2G कक्षक रहेगा और ये EG कक्षक रहेगा। याद करिए आप, अगर आपको पता हो कि डी उपकोष में 5 कक्षक थे, DXY, DYZ, DXZ, DX² - और DZ²। जो DXY, DYZ और DXZ है, ये तो T2G कक्षक बनाते हैं निम्न ऊर्जा के, और जो DX² - Y² और DZ² है, वो उच्च ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। और दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के नाम से बताते हैं, ΔO। दोनों कक्षकों की ऊर्जा का जो अंतर होता है, उसका एक नाम होगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब बच्चों, मैंने कहा कि टाइटेनियम के 3D में एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल, ये 3D है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन पर दृश्य ऊर्जा की विकिरण आपतित करें। क्या? दृश्य ऊर्जा की विकिरण आपतित करें, और इस ऊर्जा को ये ग्रहण करके कहां पहुंच जाए? उच्च ऊर्जा अवस्था में। तो जितनी ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा, उस ऊर्जा के बदले में, अब उस ऊर्जा से संबंधित उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, उस तरंग दैर्घ्य से संबंधित रंग होगा, तो जो रंग वो अवशोषित करेगा, उसका पूरक रंग वो उत्सर्जित कर देगा। जैसे इस संकुल का रंग गहरा बैंगनी दिखाई देता है, इस संकुल का रंग गहरा बैंगनी दिखाई देता है। तो अगर आप इस T2G के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते ही नहीं, तो ये EG में पहुंचता कैसे? अब ये भी तो डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है ना, दोनों ही डी कक्षक है, लेकिन आपने इसको ऊर्जा दी, दृश्य ऊर्जा दी, इस ऊर्जा को ये अवशोषित करके कहां पहुंच गया? EG कक्षक में पहुंच गया, और EG कक्षक में पहुंचने के बाद वहां ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और वो ऊर्जा हमको भिन्न भिन्न रंग में दिखाई देगी। और स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक डी इलेक्ट्रॉन का दूसरे डी इलेक्ट्रॉन में जो संक्रमण होता है, उसको बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? DD संक्रमण। हम स्टूडेंट्स इस नाम से जानेंगे, DD संक्रमण। तो बच्चों, बेसिकली मैं इस पूरी घटना को, ये DD संक्रमण की घटना को जो लिखाता हूँ, वो संकुल यौगिक वाले चैप्टर में लिखाता हूँ। यहाँ पर मैं केवल आपको नाम लिखाऊंगा, DD संक्रमण ओनली, और कुछ नहीं लिखाऊंगा, इसलिए डिटेल वहीं पर आएगी। इसका कोई क्रॉस क्वेश्चन बनता है तो आप संबंधित चैप्टर में पूछेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर हम और डिटेल में समझा पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप 7वें नंबर का टॉपिक डाल लीजिए, रंग, और आप उसमें लिखिए बच्चों।
जब संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उनके आयन व यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। इसके विपरीत जिन तत्वों में अक्रिय गैस विन्यास या छद्म अक्रिय गैस विन्यास मिलता है तो उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इनकी आयन व यौगिक रंगहीन दिखाई देते हैं, कलरलेस दिखाई देते हैं, रंगहीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बच्चों, संक्रमण तत्वों से बने संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण T2G से EG, बोर्ड पे देख लेना, T2G से EG कक्षक में होता है जिसे DD संक्रमण कहते हैं। DD स्मॉल d DD संक्रमण कहते हैं। अतः इनके संकुलायन रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे कौन रंगीन होगा कौन रंगहीन होगा। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि भाई ये रंगीन है और ये रंगहीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, जो रंगीन होंगे, कलरफुल होंगे, उनके एग्जाम्पल देखिए। रंगीन के टाइटेनियम 3+, अभी मैंने जो संकुल लिया था उसमें यही आयन था, टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 3+, टाइटेनियम क्रोमियम, वेनेडियम +3, मैग्नीज +2, मैग्नीज के बाद में आयरन ले लो, आयरन +2, आयरन +3, कॉपर +2। बच्चों ये सभी आयन जो धातु आयन है, संक्रमण धातु आयन है, ये सभी रंगीन होंगे क्योंकि इनमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्टूडेंट्स क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। स्टूडेंट्स अगर हम रंगहीन आयन चेक करना चाहते हैं, रंगहीन, तो वो बच्चों रंगहीन होंगे स्कैंडियम 3+, 21 परमाणु क्रमांक होता है, 3 निकाल दो 18 बचता है, और 18 विन्यास किसका होता है, अक्रिय गैस ऑर्गन का, मतलब इसमें अक्रिय गैस विन्यास मिलेगा। ऐसे स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम 4+ आ जाएगा, वेनेडियम 5+ आ जाएगा, क्रोमियम 6+ आ जाएगा, Mn 7+ आ जाएगा। स्टूडेंट्स इनमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लीजिए, सभी का विन्यास अक्रिय गैस विन्यास होगा। इसके अलावा आप कॉपर +1 ले सकते हैं, जिंक +2 ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इनके आयन भी रंगीन होंगे क्योंकि इनमें भी छद्म अक्रिय गैस विन्यास मिलेगा। मीन्स इनके भाइतम कोश में 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसलिए इन विन्यास को हम छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस एग्जांपल्स।
चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आपसे अगले गुणधर्म की। हमने रंग के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, 8वें नंबर का, अंतराकाशीय यौगिक। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए बच्चों, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम है, इन पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कोई भी क्रिस्टल जालक है, अगर वो धातु बना रही है तो उसको अपन धात्विक चालक बोल सकते हैं। उस धात्विक चालक में धातु निबिड़ संकुलित होती है बच्चों। निबिड़ संकुलित का मतलब होता है एक दूसरे के पास बिल्कुल आपस में जुड़ जाती है। इस तरह से जुड़ती है कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होते हैं। तो जब धातुएं निबिड़ संकुलित होती है तो उनके मध्य अवकाश बच जाता है। उस अवकाश को हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं। अंतराकाशी स्थल, स्टूडेंट इसको रिक्ति भी कह सकते हैं। अंतराकाशी स्थल क्या है? रिक्ति है एक तरीके से। यदि इन रिक्तियों में छोटे छोटे अधातु परमाणु HbCN हम बनेंगे कांग्रेस नेता। अधातु परमाणु है 4, हम बनेंगे कांग्रेस नेता। इट मीन्स हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये चारों छोटे छोटे अधातु परमाणु हैं। ये अधातु परमाणु बच्चों इसमें आकर ये फिट हो गए, ये इसमें आकर फिट हो गए। इस प्रकार से धातु और अधातु के संयोग से मिलकर जो बना यौगिक है उसको हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी यौगिक बोलेंगे। स्टूडेंट्स, ये यौगिक जो होते हैं कठोर होते हैं, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, इनके बीपीएमपी भी उच्च होते हैं। तो आप मान के चलिए इनमें धातु और अधातु के मध्यवर्ती गुण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा किस तरीके से बनते हैं। जब भी ये नाम आ जाए तो दिमाग में सेट कर लो कि किसी के बीच कोई फंस गया तो वो अंतराकाशी यौगिक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टॉपिक डाल लीजिए और अब हम इसके बारे में लिखेंगे। चलो लिखिए। जब किसी क्रिस्टल जालक में धातुएं परस्पर निबिड़ संकुलित होती है, निबिड़ संकुलित होती है, तो उनके मध्य रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे अंतराकाशी स्थल कहते हैं। जिसे अंतराकाशी स्थल कहते हैं। यदि इन स्थलों में छोटे अधातु परमाणु, ब्रैकेट में लिख लो HbCN, ब्रैकेट क्लोज,
आकर समाहित हो जाते हैं, समाहित यानी फिट होना, समाहित हो जाते हैं, तो इस प्रकार बने यौगिकों को अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों में धातु व अधातु के मध्यवर्ती गुण होते हैं। धातु व अधातु के मध्यवर्ती गुण होते हैं, जैसे ये कठोर होते हैं, उष्मीय तथा विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करते हैं, उष्मीय तथा विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करते हैं, तथा इनके गलनांक व क्वथनांक के मान भी उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक के मान भी उच्च होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक अपना एक छोटा सा टॉपिक था, अंतराकाशीय यौगिक। और बच्चों एक टॉपिक और है, मिश्र धातु। जो लास्ट गुण है इसका, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का, उसका नाम है मिश्र धातु। 9वें नंबर का गुण एलोय बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, एलोय, मिश्र धातु। स्टूडेंट्स जितनी भी संक्रमण धातुएं होती है वो अन्य धातु के साथ परस्पर मिलकर यदि समांगी मिश्रण का निर्माण करती है तो अपन इस संगठन को मिश्र धातु का नाम देते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोहे में, आप क्रोमियम मिला दो, मैग्नीज मिला दो, टाइटेनियम मिला दो, कॉपर मिला दो, तो स्टील या स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है। तो ये मिश्र धातु हुई। आप कॉपर में जिंक को मिला दो, कॉपर में जिंक को आप मिला दीजिए, तो उस परिस्थिति में किसका निर्माण हो जाएगा? पीतल का निर्माण हो जाएगा। कॉपर में आप टिन को मिला दीजिए, कॉपर में टिन को मिला दीजिए, आप कांसा का निर्माण कर देंगे। तो एक संगठन बन जाता है भिन्न भिन्न धातुओं को मिलाने पर, और उस संगठन को हम समांगी मिश्रण के रूप में जानते हैं और उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप लिख लीजिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। दो या दो से अधिक धातुओं को परस्पर मिश्रित करके समांगी मिश्रण बना देने पर, समांगी मिश्रण बना देने पर मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु का निर्माण होता है। जिसके सभी गुण धातुओं के समान होते हैं। धातुओं के समान होते हैं। जैसे कॉपर व जिंक से
कॉपर व जिंक के मिश्रण से पीतल मिश्र धातु बनती है। पीतल मिश्र धातु बनती है। कॉपर व टिन का सूत्र आप जानते हैं, Sn होता है। कॉपर व टिन के मिश्रण से कांसा मिश्र धातु बनती है। एवं लोहे में वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आदि तत्व मिला दिए जाए तो स्टील व स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनती है। स्टील व स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सभी टॉपिक हो गए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण। ओके फ्रेंड्स, हम अब अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे लेंथेनाइट्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।